प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 7/10/2022 को फर्स्ट मीटिंग में जो पेपर हुआ था उस पेपर से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपने आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया होगा और ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे होंगे, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे, या अभी एएलपी सेकेंड स्टेज का पेपर कैंसिल हुआ है उसकी तैयारी कर रहे होंगे, या आप कांस्टेबल परीक्षा एक बार पुनः फिर से आ गई है यूपी में, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उन सभी तैयारियों के लिए अपना यह वीडियो सर्वोत्तम होगा, क्योंकि प्रैक्टिस कराया जा रहा है। इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। गणित वही होता है, गणित में केवल मॉडल थोड़ा सा अंक बदल दिया जाता है, बाकी सभी प्रश्न उसी के जैसे होते हैं। आप प्रश्न पत्र को उठाकर देखिए तो हूबहू प्रश्न तो नहीं, कुछ प्रश्न हूबहू, कुछ प्रश्न उसी के मॉडल के जैसे मिलते रहते हैं। इसलिए आपको यह वीडियो पूरा देखना है और अपने इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में गणित का प्रीवियस ईयर का ग्रुप डी का प्रश्न पत्र का एक जो है प्लेलिस्ट बनाकर उन्हीं में सभी प्रश्नों को और सभी वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। आप उन सब वीडियो को देख डालें और तैयार कर डालें। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न, देखते हैं क्या है, समझिए। देखिए, पहला प्रश्न दिया है, यदि आंकड़ों का समुच्चय, आंकड़ों का एक समुच्चय दिया है, यदि आंकड़ों के एक समुच्चय के मध्य और बहुलक क्रमशः 5, क्या दिया भैया, माध्य दिया। क्या दिया है, माध्य। कह रहा है यदि आंकड़ों के एक समुच्चय के माध्य और बहुलक क्रमशः 5 और 8 हैं, तो प्रासंगिक आनुभाविक संबंध का उपयोग करके आंकड़ों के उस समुच्चय की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यह सवाल आपके एएलपी स्टेज फर्स्ट में पूछा था, आपके ग्रुप डी में पूछा था, देखो 2022 की ग्रुप डी परीक्षा में पूछा है, और इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है इसका। यह पिछले सुपर टेट की परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती हुई उसमें भी ये रिलेशन पूछ लिया था। रिलेशन में आपको बताऊं कि ऐसे सवाल का रिलेशन क्या होगा, इसे समझना है। तो इस सवाल का रिलेशन है प्रासंगिक आनुभाविक संबंध जो है उसे समझना है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। आपको यही याद रखना है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब देखिए यहां पर क्या दिया है, आंकड़ों का माध्य और बहुलक। माध्य कितना है, 5, तो माध्य की जगह हम क्या रखने वाले हैं, 5। और बहुलक क्या दिया है, 8, तो बहुलक की जगह क्या रखेंगे, 8। 3 माध्यिका 2 पंचे 10, इधर आ जाएगा माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, तो 10 8 18 बराबर 3 माध्यिका। अब ये बताओ 3 गुणे में है, 3 बटे में, तो 3 छक 18, यानी माध्यिका बराबर 3 छक 18, यानी 6 होगा। सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोलो कितना आसान हो जाएगा, कितना आसान। लेकिन आपको क्या याद रखना है, सूत्र याद रखना है, तब जाके ये सवाल लगे। और सूत्र यानी वो रिलेशन, वो संबंध क्या है, ये है, इसे बहुत जरूरी है याद रखना। एकदम आसानी से आप याद रख सकते हैं कि बहुलक बराबर क्या लिखना है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका 2 माध्य। बस इतना ही तो याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था जिसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप देखेंगे क्या कहता है, समझेंगे। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, यदि यम और यन की
आयु का गुणनफल 486 वर्ष है। यानी अगर हम यम गुणे में यन कर दें तो बराबर 486। कह रहा यदि उनकी आयु का अनुपात 3:2 है, यानी 3:, मतलब 3 यक्ष और क्या है 2 यक्ष है। इन्हीं को गुणा करो, 3 यक्ष गुणे में 2 एक्स बराबर 486 के 3 दूनी 6 को बटे में ले आओ, यक्ष गुणे यक्ष मतलब यक्ष स्क्वायर, 6 8 48, 6 1 5, वर्ग का उल्टा वर्गमूल, यानी यक्ष का मान 9 9 81 हो गया। कह रहा उनकी आयु का योग फल ज्ञात करें। योग ज्ञात करना तो देखो कितना आसान, 3 2 5 यक्ष योग है तो 5 गुणे यक्ष का मान क्या लाया अपने 9, तो 9 5 45 वर्ष है उनकी आयु का योग। सवाल का उत्तर, सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा 45 वर्ष। कितना समय लगेगा बस, लेकिन अगर अभ्यास रहेगा तो और जल्दी आप सवालों को लगा पाएंगे, ध्यान रहे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक त्रिभुज, देखो क्या कहता है कि एक त्रिभुजाकार है, एक त्रिभुजाकार मैदान के 2 भुजाएं, एक त्रिभुजाकार मैदान की 2 भुजाएं 41 मीटर 28 मीटर हैं, इसका परिमाप 84 मीटर है, तो त्रिभुज के सबसे छोटे 49 की लंबाई क्या है, अपना उत्तर दशमलव के 2 स्थान तक आपको देना है। अब देखो इस सवाल को हम दूसरे हिसाब से कह सकते हैं कि एक त्रिभुजाकार मैदान की 2 भुजाएं जिसकी लंबाई 41 मीटर 28 मीटर है, इसका परिमाप इतना है, त्रिभुज के सबसे छोटे लंब, सबसे छोटी ऊंचाई, लंबाई मान क्या है, सवाल का उत्तर देना। अब सवाल को लगाना है, जैसे कोई त्रिभुज है, जैसे मान लो यहां पर सबसे पहले हम त्रिभुज दिया है तो इसकी तीसरी भुजा ज्ञात कर लें। परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर जो होता है वो a प्लस बी प्लस में c होता है, और ये बराबर 84। पहली भुजा मान लो 41 है, दूसरी भुजा 28 है, तो तीसरी भुजा c मान लेते हैं 84। 8 1 9 और 4 2 6, घटा लो तो देखो c बच जाएगा, 14 में से 9 गया 5, 7 में से गया 15, यानी तीसरी भुजा 15 आ गई। अब त्रिभुज देखो कौन सा बनेगा, कोई त्रिभुज ऐसा बनेगा जिसकी एक भुजा बड़ी है 41 मीटर, दूसरी भुजा 28 मीटर, और बड़ी भुजा इसे ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। एक भुजा 41 मीटर, दूसरी भुजा 28 मीटर और तीसरी भुजा 15 मीटर। कह रहा इसमें सबसे छोटे 49 यानी लंबाई की ज्ञात कीजिए, तो यही आपकी सबसे छोटी 49 है यानी ऊंचाई है, इसी का मान आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे सवाल के लिए आपको करना क्या पड़ता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई बराबर हम और लिख सकते हैं, जब त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी भुजाएं का मान ज्ञात है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये भी होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ सभी भुजाओं से ज्ञात किया गया है, यहाँ केवल आधार गुणे ऊंचाई। अब देखो 1/2 आधार कितना है 41 है, और ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, ऊंचाई आ गया। यहाँ s का मान रखोगे तो s बराबर देखो क्या होता है अर्ध परिमाप, 84 का आधा हो जाएगा 42, 42 को हम लिख सकते हैं 2 3 6 7 42। अब देखो यहाँ रखोगे आप भाई, इसका आधा क्या होगा 42, अर्ध परिमाप बराबर होता है यस का मान है 84 का आधा यानी 42। अब 42 माइनस 28 करोगे तो आएगा 14, 42 माइनस 28 करोगे देखो 42 माइनस 28, तो 12 में से 8 गए 4 और यहाँ 3 में से 2 गया 1, 14। तो इसे हम लिख देते हैं 7 दूनी 14। यहाँ देखो फिर रखोगे 41 माइनस 42 बराबर 1, यहाँ देखोगे रखोगे तो 42 माइनस 15, आप 42 माइनस 15 कर लो जरा, देखो कितना आ जाएगा भैया, तो 12 में से 5 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 27। तो इसे हम 3 9 27 कर देते हैं।
अब आप देखोगे यहां पर 2 और 2 कॉमन मतलब अनुपात से बाहर आ गया, 2 और 2 बाहर आ गया, 3 और 3 बाहर हो गया, 7 और 7 बाहर हो गया, 9 का वर्गमूल भी 3 हो गया, 2 और 41 चला आएगा यहाँ, 2/41 यच का मान आ गया। अब देखो इसे सरल करो, चलो 3 दूनी 6, सही है ना, तो 2 से 2 बाहर आ गया, 3 से 3 बाहर, 7 से 7, 9 से बाहर, ठीक, 2 तिया 6, 6 सते 42, 42 दूना 86, 42 दूना 84 और 84 गुणे में 3, तो 3 चौक 12 के 2, 3 अठे 24, 1 25 बटे में 41। अब देखो आपके पास एक मान आ गया कुछ इस प्रकार से कि 252/41, इसे सरल करना है। इसे सरल करने के थोड़ा सा बड़ा सवाल है, 252/41 से भाग देना भैया। देखो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 एकन 6, 6 चौके 24, तो 12 में से 6 गए 6, यहाँ 0 0, दशमलव लगेगा 0 आएगा, तो 41 एकन 41 बचेगा 19, दशमलव के नाते 0 हो जाएगा। तो अब की बार देखो 4 चौक 16 यानी समथिंग 4 बार जाएगा, नियर अबाउट 6.15 मीटर होगा। थोड़ा बड़ा सवाल है, मैंने कहा ऐसे ही लगेगा, बात समझ गए ना। तो यानी 6.15 मीटर इस बड़े से लंब की क्या होगी, लंबाई होगी। क्या इतनी बात समझ में आई ना? तो स्क्रीनशॉट ले लो, ना समझ में आए तो वीडियो को पुनः रिवर्स करके देख लेना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो कितना है, क्या दिया गया है, कह रहा है कि निम्न को सरल कीजिए। क्या करना है भैया, निम्न को सरल करना है, और सरल कुछ इस प्रकार से करना। देखो -2 की घात में 4 है, भाग में है -2 की घात में 6 है। अब देखो इसे भी अपान में कर लोगे तो -2 की घात क्या हो जाएगा, -4, ऊपर क्या रह जाएगा 1। अब देखो ऊपर आ गया 1 और नीचे आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, और जुड़ेंगी किस रूप में, माइनस के रूप में। -2 की घात क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब देखो इसे सरल करोगे तो 1/-2 की घात 2 बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4, सवाल का उत्तर यानी 1/4 सवाल का उत्तर। समझ में आ जाएगा ना। इसी प्रकार से इसे हल कर लेंगे। नियम कहता है कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ 6 है और -4 हो जाएगा क्या, +2, इसलिए यहाँ क्या लिखा गया, +2। सरल कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है उस समपंचभुज का परिमाप आपको बताना है। समपंचभुज का क्या बताना है, परिमाप बताना है। तो चलिए समपंचभुज का परिमाप हम सभी लोग देखते हैं। ऐसा पंचभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और 5 भुजा वाला है। कितनी भुजा वाला है, 5 भुजा, 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं, और जिसके परिमाप कितना है, और जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a। अब आपको बताऊं परिमाप बराबर होता क्या है, परिमाप बराबर सभी भुजा का योग, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, यही तो होता है परिमाप। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। जैसे कहते भैया कितना चक्कर लगाए, कितना दूरी तय करके आए, जा गोंठ आवा, ऐसे होता है, जाइए गोंठ आइए, इसी को हम परिमाप कहते हैं। जैसे कहे मालीपुर तक जाना है तो ये दूरी है, इसी को हम कह सकते हैं परिमाप, मतलब वहां तक हम जा रहे हैं। जैसे कोई आयताकार खेत है, इसके चारों ओर एक चक्कर लगाना यानी इस आयत का परिमाप, इस खेत का परिमाप हो जाएगा। वही यहां पर भी है। अब परिमाप का बराबर सभी भुजाओं का योग, तो इसमें कितनी भुजा, 1 2 3 4 5 भुजा, और पांचों भुजा कितनी लंबाई है, 2a की, तो इसका परिमाप हो जाएगा 5 दूनी 10 a सेंटीमीटर या मीटर जो भी रहेगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में सवाल हो जाएगा, 10a सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये ऑप्शन कौन सा है, ये तो नहीं ऑप्शन था, ये तो 5 था। ऑप्शन नंबर ये वाला सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्या बात समझ में आ जाएगा ना। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है आपका, कहता है कि इसे आपको क्या करना है भैया, इसका गुणनखंड यानी इसका फैक्टर करना है। तो चलो देखो, y की 3 घात माइनस में x, y की 2 घात माइनस x², y प्लस में x की 3 घात। यहां से आपको कॉमन ले लेना है क्या, y कॉमन ले लेना। क्या कॉमन लेना है, y² कॉमन लेना। बचेगा क्या, y माइनस में x।
यहां पर आपको माइनस यक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना, तो बचेगा क्या, वाई माइनस में क्या बच जाएगा यक्स, यहाँ यक्स स्क्वायर कॉमन हो गया माइनस का, तो बचेगा क्या माइनस यक्स। अब दोनों पदों में देखोगे वाई माइनस यक्स बच गया और अगले ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर बच गया। क्या ये ऑप्शन में है, वाई माइनस यक्स तो है, वाई माइनस यक्स, लेकिन ये होल स्क्वायर दिया और यहाँ सिंगल स्क्वायर, अंदर अंदर स्क्वायर, किसी में अंदर स्क्वायर नहीं दिया, तो एक काम करते हैं, चलो कर लेते हैं, y माइनस यक्स इसे रहने दिया जाए, इसे तोड़ दिया जाए, y माइनस यक्स एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में y प्लस यक्स लिख दिया जाए। अब देखो y माइनस यक्स बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा जब होगा तो y माइनस यक्स का होल स्क्वायर और यहां आ जाएगा y प्लस में यक्स, ये हो जाएगा। क्या बात समझ में आ जाएगा, हल हो जाएगा। अब y माइनस यक्स कहीं पर है, y माइनस यक्स का होल स्क्वायर, y प्लस यक्स, यानी ये दूसरा नंबर, ऑप्शन नंबर 2 सवाल का उत्तर, y प्लस यक्स y माइनस यक्स का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 2 सवाल का उत्तर। बातें समझ में आ गई ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा यदि, अगला सवाल आपका है, कह रहा यदि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो बार बार मैं सवाल आपको शॉर्ट वीडियो में, मेरे द्वारा बताए गए जो शॉर्ट वीडियो, उसे आप देख डालेंगे तो भी आपके बहुत सारे सवाल सेकंडों में लग जाया करेंगे। ये सब सवाल आपको लगाना है तो ऐसे लगाना, जैसे 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो देखो 63 वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर क्या दिया है, 54 वस्तुओं का एसपी दिया है। क्या दिया है, एसपी। अब देखो एसपी को उठा के लाओ, यहां रख लिए एसपी, 63 वस्तु यहां ले चले गए, 63 वस्तु यहां लेके चले, ठीक है ना। अब देखो वस्तु से का से सब कट गया, यहां देखो चाहे तो इसे छोटा कर दें, 9 सते 63, 9 छक 54, ऐसा भी कर सकते हैं, 9 सते 63, 9 छक 54, इसे लिख सकते हैं 6/7 लिख सकते हैं। अब देखो सीपी आ गया, बटे में एसपी आ गया। अब ये बताओ खरीदा कितने में है, खरीदा आपने 6 में, बेचा कितने में, 7 में, तो फायदा कितने का हुआ, 1 का, बटे में क्रय मूल्य और गुणे में 100। तो देखो 6 से भाग दोगे तो 6 16 में, यानी 16 छक्का 96, 4 60, 4/6 मतलब 2/3% सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी 16 से ही 2/3% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यही आपके सवाल का क्या होने वाला है, उत्तर। क्या ये बात समझ में आ जाएगी ना। तो इस प्रश्न को ऐसे ही लगाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि 8 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पहले, 8 वर्ष पूर्व रघु की आयु, किसकी, 8 वर्ष पूर्व रघु की आयु मोहन के तत्कालीन आयु की 3 गुनी थी। तो ध्यान देना, चलो मैं लिखता हूं, रघु लिख लेते हैं, रघु लिख लेते हैं, रघु और कौन है, मोहन। देखो क्या दिया है, 8 वर्ष पूर्व रघु की आयु मोहन के तत्कालीन आयु की 3 गुनी थी। माना मोहन की आयु यक्स थी तो रघु की कितनी हो जाएगी, 3 यक्स। ये 8 वर्ष पहले की बात हो रही है। अगर हम कहें वर्तमान में, तो भैया वर्तमान तो जरूर चेक करना पड़ेगा। 3 यक्स प्लस 8 साल, आज इन लोग 8 साल बढ़कर आ गए हैं। फिर कह रहा कि 8 वर्ष बाद, चलो 8 वर्ष बाद देखते हैं, 8 वर्ष बाद देखते हैं। तो 8 वर्ष बाद यानी 3 यक्स प्लस में 8 8 16, और 8 में 8 जोड़ देंगे तो 8 8 16 हो जाए। 8 वर्ष बाद रघु की आयु मोहन की आयु की दुगनी हो जाएगी, यानी मोहन की आयु की दुगनी। अगर हम मोहन में 2 से गुणा करा देंगे तो ये 8 वर्ष बाद दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। अब देखो 2 1 2x और 2 16 में 32, और यहां देखो 3 यक्स प्लस में 16 आ गया। अब आप देखोगे कि ये 16 जाकर 32 में से घट जाएगा तो आ जाएगा 16, और ये 2 इधर आके घट जाएगा तो आएगा क्या, x, यानी x का मान 16 आ गया। कह रहा मोहन और रघु की वर्तमान आयु का क्रमशः अनुपात क्या है। पहले मोहन को देखो, मोहन की आयु कितनी है जरा देखो, वर्तमान आयु यही तो है 16 8 24, और रघु की वर्तमान आयु क्या है, तो भैया यहां देखो 8 16 है ना, देखो क्या है x का मान 16 3 48 48 8 54। अब देखो
8 तिरिक 24, भाई यहां पर देखो 16 8 24 ठीक है, तो इसे काट दो। 6 चौक 24 और 6 नवा 54, 6 चौके 24, 6 नवा 54, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ये तो ऑप्शन ही नहीं मैच किया, कुछ गड़बड़ हो गया। चलो देखते हैं क्या है। देखो 16 और 4 20, 4 24, 16 तिया 48, 8 है 56 है। अरे भाई 8 8 16 यानी यहाँ 56 होगा, गड़बड़ हो गया, यहाँ 56 हो जाएगा भैया। अरे 16 तिया 48, 48 8 56 होगा, तब जाके सवाल का लगेगा। तो चलो देखते हैं फिर से एक बार। गुणा भाग जरा सा भी मिस्टेक होगा तो सवाल का उत्तर तुरंत बदल जाएगा। चलो देखते हैं। ये तो कहो ऑप्शन में मैच नहीं किया, नहीं तो कभी ऑप्शन में मैच कर जाता है। चलो देखते हैं, इसे हम काटते हैं। तो 8 तिरिक 24, 8 सत्ते 56 यानी 3:7 वाला सवाल का उत्तर हो जाएगा। 8 तिरिक 24, 8 सत्ते 56 यानी 3:7 उनकी आयु का अनुपात है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बिक्री के दौरान एक व्यापारी 25% नगद छूट, उसके बाद 10% व्यापारिक छूट प्रदान करता है। यदि किसी वस्तु का सूची मूल्य को हम एमआरपी कहते हैं, क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं। सूची मूल्य को हम अंकित मूल्य या एमआरपी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कह रहा 800 रुपया, तो अंकित मूल्य कितना रुपया है? 800 रुपया है। अब क्या कह रहा है? तो उसका विक्रय मूल्य। तो भैया विक्रय मूल्य होता क्या है? विक्रय मूल्य जो होता है वो सूची मूल्य से छूट पर होता है। यानी 800 का पहले देखो कितने की छूट की? 25, तो यानी 75 पर सामान बिका। फिर उसके बाद 10% और छूट दे दिया, यानी 90 पर दे दिया। यानी हम ऐसे ही सवाल को लगाएंगे, ऐसा नहीं तोड़ तोड़ के लगाएंगे, समय लग जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6 नवा 54, यानी 540 रुपए में वो सामान 540 रुपए में बिकेगा। ये बातें समझ में आ जानी चाहिए। 540 रुपए में वो सामान बिकने वाला है। चलिए चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है इसे समझिए। देखिए कहता है कह रहा निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया बार ग्राफ 2018, 19, 22 में स्पेन और पुर्तगाल के लिए निर्गत वीजा की संख्या को दर्शाता है। यानी जो ये आपका चार्ट है इसमें वीजा दर्शाया गया। स्पेन और पुर्तगाल के बीच जो वीजा बंटवारा हुआ है उसको दर्शाता है। देखो सवाल आपसे क्या पूछा है? सवाल आपसे पूछा है कि 2018 में दोनों देशों के लिए निर्गत वीजा की संख्या। 2018 में दोनों देशों में निर्गत वीजा कितना? 180 प्लस 20 मतलब 300। 180 प्लस 20 मतलब 300। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 2020 में पुर्तगाल के लिए 60। पुर्तगाल के लिए कितना आपका? 60। तो 2020 में पुर्तगाल के लिए कितना भैया? 60। चलो देखते हैं पुर्तगाल के लिए कितना आएगा? 60। हाँ देखिए कह रहा 2018 में दोनों देशों के लिए निर्गत वीजा। तो 2018 में दोनों देशों में कितना निर्गत हुआ है? 120 प्लस 80 मतलब 300, अभी मैंने आपको बताया। फिर कह रहा है इसी के साथ आपको क्या करना है? 2020 में पुर्तगाल, तो देखो पुर्तगाल में कितना है? 60। यानी 60 के लिए पुर्तगाल के लिए निर्गत वीजा की संख्या के बीच संबंधित अनुपात कितना है? यानी यही अनुपात बताना। तो 0 से 0 खत्म, 6 1 6, 6 5 6 30, यानी 5:1 के अनुपात में दोनों देशों में कुछ इस प्रकार से वीजा का क्या हुआ था? बंटवारा हुआ था। ये बातें समझ में आ जाएंगी ना? तो इसके बाद मैंने आपको आंसर की रखा है, तो इससे आप मिला भी सकते हैं और
आप देख रहे हैं कि ये आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा का जो 10 का दम है, यानी गणित के लिए, गणित से आप डरते हैं तो गणित से आपको डरने की जरूरत नहीं है, अभ्यास कर डालिए। यदि आप पढ़े हैं तो आपको अभ्यास बहुत जरूरी है, अभ्यास कर डालेंगे तो सारे सवाल आपको घूम फिर कर मिलते रहेंगे, तो आप परीक्षा में अच्छा से अच्छा कर पाएंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन यानी घंटा भी दबा दें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है, यानी पहुंच जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।